एक आम आदमी था, लेकिन उसका शुमार मुंबई के ताकतवर लोगों में होता था। वो अकेला था, लेकिन उसकी एक आवाज पर लाखों लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। उसका उठना बैठना झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के बीच होता था, लेकिन उसके सामने शहर के बड़े बड़े उद्योगपति अपने घुटने टेकते थे। लेकिन मुंबई में रहकर आखिर वो अंडरवर्ल्ड की नजरों से कैसे बच सकता था? क्योंकि अंडरवर्ल्ड की नजर हर उस जगह पर होती है जहां पैसा होता है, ताकत होती है। आज का शूटआउट पेश है अंडरवर्ल्ड, पैसा और ताकत के इसी गठजोड़ पर। तारीख 16 जनवरी 1997। वक्त सुबह के करीब 11:10। मुंबई का पवई इलाका। करीब 65 साल का एक शख्स अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठता है। कुल 19 राउंड गोलियां चलाई गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा एक शख्स जिसकी उम्र करीब 65 साल थी, उसके सिर और सीने पर गोलियां लगी थी। ड्राइवर भी इस फायरिंग में घायल हो गया। गोलियों की बरसात कर हमलावर फरार हो गए। इस शूटआउट की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस के होश उड़ गए। जिस आदमी पर यह हमला किया गया था वो कोई साधारण आदमी नहीं था। शूटरों ने इस बार अपना निशाना बनाया था मुंबई के सबसे मशहूर और ताकतवर ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर साहब, यानी कि दत्ता सामंत को। गंभीर हालत में दत्ता सामंत और उनके ड्राइवर भीमराव को फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां ड्राइवर की जान तो बचा ली गई, लेकिन दत्ता सामंत ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। गाड़ी में दत्ता सामंत जी थे, बाजू में बहुत भीड़ जमा हुई थी, तो मुझे लगा शायद एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ तो मतलब उनको लग गया होगा। ऐसे तो कुछ अंदाजा ही नहीं था कि ऐसे कुछ होने वाला है, मतलब कभी भी दिमाग में नहीं आ सकता था ऐसी कुछ बात। दत्ता सामंत की हत्या ने मुंबई ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में भूचाल खड़ा कर दिया था। दत्ता सामंत वो शख्स थे जो लगभग 2 दशकों तक मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते थे। 80 का दशक मुंबई में दत्ता सामंत के तूफानी दौर के नाम से जाना जाता है, हल्ला बोल दौर के नाम से जाना जाता है। उन्नीस 1982 में मुंबई की कपड़ा मिलों में कामगार यूनियनों की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। लगभग 25,000 मजदूरों ने 20 महीने तक कपड़ा मिलों का चक्का जाम रखा। हालात इतने बिगड़ गए कि कई कपड़ा मिलों में हमेशा के लिए ताला लग गया।
इस हड़ताल का नेतृत्व आक्रामक मजदूर नेता दत्ता सामंत ही कर रहे थे। हत्या उसी दत्ता सामंत की हुई थी। 20 टीमें मैंने तैयार की गई और हर एक टीम का इंचार्ज एक इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर रहता था। और टीम का जो रिपोर्टिंग था, डे टू डे रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन, एक काम बांटना हमारे सुपीरियर्स कर रहे थे और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसफर हो रहा है हर दिन वो हमें रिपोर्ट किया जा रहा था। दत्ता सामंत का पूरा नाम था दत्तात्रेय नारायण सामंत। मजदूर नेता बनने से पहले वे डॉक्टरी के पेशे में थे और शहर के घाटकोपर इलाके में अपना क्लिनिक चलाते थे। उनके ज्यादातर मरीज खदानों के मजदूर होते थे। डॉक्टर दत्ता सामंत इनसे वाकिफ हुए और इनकी बदहाली को जाना और इसी के बाद जन्म हुआ हिंदुस्तान के सबसे जुझारू मजदूर नेता दत्ता सामंत का। मध्यम वर्गीय मराठी परिवार से ताल्लुक रखने वाले दत्ता सामंत अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में कांग्रेस के साथ जुड़ गए, लेकिन 1975 की इमरजेंसी में वो गिरफ्तार कर लिए गए। आरोप लगा उग्र मजदूर नेता होने का। 1977 में जेल से रिहाई के बाद उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस का दामन और बना डाली ट्रेड यूनियन। नाम था कामगार अघाड़ी। देखते ही देखते कामगार अघाड़ी के सदस्यों की संख्या 3 लाख को पार कर गई। दत्ता सामंत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर चुके थे। 1984 में जब राजीव गांधी से सहानुभूति की आंधी में बड़े बड़े दिग्गज धूल चाट रहे थे, जब बीजेपी जैसी पार्टी को लोकसभा में महज 2 सीटें मिली थी, तब दत्ता सामंत भारी मतों के साथ मुंबई से निर्दलीय सांसद चुन लिए गए। पावरफुल लीडर था बंबई में। सब टेक्सटाइल यूनियन और टेक्सटाइल जगत में दत्ता सामंत का नाम बहुत था और तभी उनके पास बड़े बड़ी कंपनी भी थी। दत्ता सामंत के ड्राइवर भीमराव सोनकामले के बयान पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तहकीकात कई एंगल से की गई। शक कईयों पर था। कहीं इस हत्या के पीछे वो बिल्डर लॉबी तो नहीं जो कि कपड़ा मिलों की 600 एकड़ जमीन हथियाना चाहती है। इसी के साथ शक हुआ फिएट की पद्मिनी गाड़ी बनाने वाली प्रीमियर ऑटोमोबाइल कंपनी पर भी, जहां दत्ता सामंत की ट्रेड यूनियन कामगार अघाड़ी ने बवाल मचा रखा था। दत्ता सामंत की हत्या के बाद दत्ता सामंत की ट्रेड यूनियन कामगार अघाड़ी के अध्यक्ष बने उनके भाई दादा सामंत। दादा सामंत ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उनका कहना था कि हत्या के 6 महीने बाद भी क्राइम ब्रांच की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हत्यारों और उद्योगपतियों के बीच संबंध की बात तो कर रही है, लेकिन इन संबंधों को कभी भी जांच के दायरे में नहीं लाया गया। ये भी नहीं पता लगाया गया कि हत्यारों और उद्योगपतियों के बीच बिचौलिया कौन है। साल भर बीत गए। 16 जनवरी 1998 को इस हत्याकांड की पहली बरसी मनाई गई और इस दिन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें खास नाराजगी इस बात से थी कि एक और गुलशन कुमार, जिसकी की हत्या दत्ता सामंत की हत्या के बाद हुई थी, उसके तहकीकात के मामले में पुलिस पूरी मुस्तैदी दिखा रही थी। लेकिन दत्ता सामंत की हत्या की तहकीकात के दौरान काफी ढिलाई बरती जा रही थी। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जांच के क्रम में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलग अलग मजदूर यूनियन के कई नेताओं से पूछताछ की। कामगार अघाड़ी यूनियन की कई दूसरे यूनियनों से झड़प होती रहती थी। सबसे ज्यादा टकराव था राष्ट्रीय मिल मजदूर यूनियन के साथ। इस यूनियन के सचिन अहीर से कई बार दत्ता सामंत की झड़पें हुई थी। सचिन अहीर अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली का भांजा लगता था। पुलिस ने इसमें गौली का हाथ होने का शक जताया, लेकिन सबूत कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर यह हत्या की एक ऐसी गुत्थी थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अंधेरे में तीर मार रही पुलिस को एक खास जानकारी हाथ लगी। We got information कि कोल्हापुर के होटल के अंदर 2 shooters of दत्ता सामंत are camping, and this information was very reliable. गिरफ्तार हुए लोगों के नाम थे अरुण लोंधे और विजय थोपटे। पूछताछ के दौरान उन्होंने जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला था।
उनका कहना था कि दत्ता सामंत पर हमला करने वाले 5 लोगों में वो खुद भी शामिल थे। उनका कहना था कि यह हत्या अनडबल डॉन छोटा राजन गैंग ने की है। पुलिस चकरा रही थी क्योंकि इससे पहले पुलिस का शक अरुण गौली गैंग पर था। इस मामले में छोटा राजन का नाम आना मुंबई पुलिस के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि अब तक राजन के निशाने पर वे लोग ही आते थे जो या तो डी कंपनी से जुड़े हुए थे या फिर 1993 के बमकांड की साजिश में जिन्होंने हिस्सा लिया था। अगर राजन ने किसी मजदूर नेता की हत्या की तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसे इस हत्या के लिए सुपारी किसने दी? क्या किसी मिल मालिक ने या फिर किसी विरोधी मजदूर नेता ने? अरुण लोंढे और विजय थोपटे के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो जो नाम सामने आया वो था मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर रमेश पाटिल का। रमेश पाटिल प्रीमियर ऑटोमोबाइल के डोंबिवली प्लांट को स्पेयर पार्ट सप्लाई करता था। फिएट की पद्मिनी कार प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में ही बनती थी। उन्हीं दिनों दत्ता सामंत के कामगार अघाड़ी यूनियन ने प्रीमियर ऑटोमोबाइल में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी थी। मांग थी कामगारों के हक की, मेहनतकशों की वेतन वृद्धि की, लेबर एक्ट की, मजदूरों के बोनस की, उनके बीमा की, स्वास्थ्य की। जाहिर सी बात है कंपनी प्रबंधन को ये सारी मांगे मंजूर नहीं थी। इधर यूनियन भी मांगे पूरी हुए बिना हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं था। दत्ता सामंत अभी बहुत पावरफुल कामगार नेता थे और वो किसी का सुनने का भी नहीं। उन्होंने जो भी डिमांड किया कि कामगार लोगों को इतना हमको पगार बाढ़ देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, वो किसी की बात सुनता नहीं था। प्रीमियर ऑटोमोबाइल की डोंबिवली यूनिट में लॉकआउट घोषित कर दिया गया। बिजनेसमैन रमेश पाटिल के पिता रतन बुआ पाटिल दत्ता सामंत की कामगार अघाड़ी डोंबिवली यूनिट के अध्यक्ष थे। चूंकि इसी यूनिट को उनका बेटा रमेश पाटिल स्पेयर पार्ट सप्लाई करता था, इसलिए प्रबंधन के दबाव में रतन बुआ पाटिल ने कामगार अघाड़ी से खुद को अलग कर लिया और सखाराम सेठ नाम से एक नई यूनियन बना ली। सखाराम सेठ यूनियन के बैनर तले मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौट गया। यह घटना दत्ता सामंत की यूनियन कामगार अघाड़ी को चुनौती देने वाली थी, लेकिन इससे दत्ता सामंत का प्रभाव कम नहीं हुआ था। उन्होंने प्रीमियर ऑटोमोबाइल के गेट पर ही एक सभा को संबोधित किया और उनके करिश्माई भाषण को सुनकर उनकी यूनियन छोड़ सखाराम सेठ की यूनियन ज्वाइन करने वाले कर्मचारी फिर से हड़ताल में शामिल हो गए। फिर एक बार प्रीमियर ऑटोमोबाइल में हुआ चक्का जाम, फिर हुआ हल्ला बोल, और उसके बाद क्या हुआ ये शूट आउट में बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिएट की पद्मिनी कार बनाने वाली कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल के कर्मचारियों के हड़ताल पर वापस जाने से सखाराम सेठ यूनियन को काफी करारा झटका लगा। वे ये बात समझ गए कि बिना दत्ता सामंत की मर्जी के इस हड़ताल को खत्म नहीं कराया जा सकता। तय हुआ कि दत्ता सामंत को रास्ते से हटा दिया जाएगा और दे दी गई छोटा राजन को सुपारी। कीमत तय हुई 5 लाख। 5 हत्यारों का दस्ता बनाया गया और 3 महीने तक की गई हत्या की रिहर्सल, क्योंकि हत्या एक ऐसे आदमी की करनी थी जिसके साथ थे 3 लाख मजदूर। योजना के मुताबिक 16 जनवरी 1997 की सुबह करीब 11:10 पर मुंबई के पवई इलाके में दत्ता सामंत की हत्या उस वक्त कर दी गई जब वो घर से ऑफिस जा रहे थे। इस हत्याकांड में अरुण लोंढे और विजय थोपटे के अलावा बाकी 3 लोग थे। गणपत बामने उर्फ भाऊ, विक्रम साप्ते उर्फ विक्की उर्फ गौतम चौधरी और विजय चौधरी उर्फ पेटा। इनमें से अरुण लोंढे और विजय थोपटे तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इनके अलावा पुलिस ने गणपत बामने और भाव के साथ साथ अशोक सातरडेकर नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। उस पर आरोप था कि उसने छोटा राजन और हत्यारों के बीच की कड़ी का काम किया है। दत्ता सामंत का एक बड़ी हस्ती थी। अगर उसकी हत्या करने के बाद जो नाम हो जाता है और जो मैसेज दूसरी जगह जाता है वो बड़ा नाम कमा के दे देता है, और तभी छोटा राजन का नाम तभी से ये बम्बई में ज़्यादा आने लगा। दत्ता सामंत की हत्या होने के बाद छोटा राजन गैंग को होटेलियर्स, बिल्डर के पास से लाखों रुपया खंडनी का से उनको मिलना चालू हो गया।
पुलिस के चार्जशीट दाखिल कर देने के बाद सेशंस कोर्ट में मामले की सुनवाई तेज हो गई। कुल 73 गवाहों और 6 चश्मदीदों की पेशी हुई, लेकिन केस की कमजोर कड़ी ये रही कि खुद दत्ता सामंत के घायल ड्राइवर भीमराव सोनकांबले ने अदालत में हमलावरों को पहचानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जख्मी होने की वजह से वो किसी को देख नहीं पाया। लेकिन गवाहों के उलटने पलटने के बावजूद दत्ता सामंत की हत्या के 3 साल 6 महीने और 1 हफ्ते बाद कोर्ट का फैसला आ गया। 25 जुलाई 2000 को सेशंस कोर्ट ने हत्याकांड में गिरफ्तार 9 आरोपियों में से अरुण लोंढे, विजय थोपटे और गणपत बामने और भाव को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि अशोक सातडेकर, भरत नेपाली, बिजनेसमैन रमेश पाटिल, रतन बुआ पाटिल समेत बाकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता छोटा राजन और उसके गुर्गे गुरु साठम को भगोड़ा करार दिया। इस मामले में एक और भगोड़ा आरोपी था विजय चौधरी। विजय चौधरी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के हाथों कोल्हापुर में हुई एक मुठभेड़ में मारा गया। विजय चौधरी के एनकाउंटर के साथ ही दत्ता सामंत हत्याकांड की फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। इस मामले ने जहां एक और यह बताया कि ट्रेड यूनियनों के बीच होने वाली आपसी रंजिश कितनी खतरनाक हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर यह बात भी सामने आई कि अंडरवर्ल्ड ट्रेड यूनियनों पर भी हावी होना चाहता था। शूटआउट में सबसे बस इतना ही।